अ वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपका अपने यूट्यूब चैनल कवि क्लासेस में। आज का हमारा सेशन होने वाला है टीचिंग एप्टीट्यूड प्रैक्टिस सेट का। ठीक है, क्या चीज़ का? टीचिंग एप्टीट्यूड प्रैक्टिस सेट। आज का हमारा प्रैक्टिस सेट है 3। तो सुबह 9 बजे सभी लोग सुबह 9 बजे आ जाया करिए टीचिंग एप्टीट्यूड के प्रैक्टिस सेट को हल करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने प्रैक्टिस सेट 3 टीचिंग एप्टीट्यूड को। क्वेश्चन नंबर 1 है आज का कि मुझे विश्वास है कि अध्ययन व्यवसाय के लिए यानी कि जो टीचिंग व्यवसाय है उसके लिए क्या ज़रूरी है? परिश्रम आवश्यक है या फिर परिश्रम आवश्यक नहीं है? प्रशिक्षण आवश्यक है या फिर प्रशिक्षण आवश्यक नहीं है? तो इन चारों में जो सही होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी कि प्रशिक्षण आवश्यक है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि आपको चाहे आप डीएलएड किए हों, ठीक है, या फिर आप क्या किए हों, आप यहाँ पे बीएड किए हों, ठीक है, यानी ये क्या होते हैं कि ट्रेनिंग कोर्स होते हैं, टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स होते हैं, जो कि 2 कोर्स होते हैं। एक होता है डीएलएड और दूसरा होता है बीएड। तो इन कोर्सेस के करने के बाद आपका जो टीचिंग कैरियर है वह आगे चला जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि मैं अपने अवकाश के क्षणों का उपयोग करना चाहूँगा या चाहूँगी। किस प्रकार से करना चाहूँगी? तो चित्रकारी करने से, सोने से या फ़िल्म देखने से के द्वारा, या फिर लेखन द्वारा, चुनाव प्रचार के द्वारा, या फिर गपशप के द्वारा, या तीसरा दिया है कि पत्रिकाएँ पढ़ने के द्वारा यानी मैगज़ीन पढ़ने के द्वारा, संगीत सुनना और घर की सजावट करने में, या बागवानी करने में, खाना बनाने में, या फिर कपड़े सिलने में। तो यहाँ पे सही जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी कि पत्रिकाएँ पढ़ने, संगीत सीखने और घर की सजावट करने में मैं अपने अवकाश के क्षणों का उपयोग करना चाहूँगा या चाहूँगी। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि एक विद्यार्थी द्वारा दिए गए गलत उत्तर पर प्रतिक्रिया करने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला है कि उसे पाठ याद करने के लिए डांटेंगे आप, या उत्तर गलत क्यों है उसको समझाएंगे आप, या फिर किसी दूसरे विद्यार्थी से ठीक उत्तर पूछेंगे और गलत उत्तर को छोड़कर अलग प्रश्न पूछेंगे। तो यहाँ पे सही आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी कि गलत उत्तर क्यों है, यानी कि उसने कोई गलत उत्तर पर प्रतिक्रिया की है, ठीक है, और उस गलत उत्तर को क्यों है वो आपको समझाएंगे, आप उसे समझाएंगे एज अ टीचर। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला दिया है कि शिक्षण एक कला है, दूसरा दिया है शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा सकता है, तीसरा दिया है शिक्षक जन्मजात होते हैं, या फिर चौथा दिया है उपरोक्त सभी। यानी कि यहाँ पे जो आंसर है वह कौन सा आपका सही होगा? फोर्थ का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यानी शिक्षक क्या होता है? जन्मजात होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है कि एक अध्यापक के समक्ष सर्वाधिक महत्वपूर्ण चुनौती कौन सी होती है? कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, क्या यह चुनौती भरा कार्य है? क्या आप समझते हैं? यहाँ पे अगला प्रश्न ऑप्शन दिया है कि छात्रों को तैयार करना कि वे अपना गृह कार्य करें, या फिर प्रश्न पत्र तैयार करना, या फिर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को रुचिकर बनाना। तो यहाँ पे सही आंसर होगा आपका कि शिक्षण जो अधिगम होता है प्रक्रिया, उसे आपको क्या होता है? रुचिकर यानी इंटरेस्टिंग बनाना सबसे कठिन कार्य होता है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है कि निम्न में से कौन सा विद्यालय संबंधित कार्यों के विरुद्ध है? विद्यालयों का राजनीतिकरण, या फिर विद्यालयों द्वारा सामाजिक निर्माण का कार्य, विद्यालयों द्वारा निम्न स्तरीय कार्य, या फिर विद्यालयों में व्यावसायिक अवसरों का निर्माण। तो यहाँ पे सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि विद्यालयों का राजनीतिकरण करना क्या होता है? विद्यालय संबंधी कार्यों के विरुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है कि प्रजातांत्रिक संदर्भ में शिक्षा का उत्तरदायित्व होना चाहिए। क्या उत्तरदायित्व होना चाहिए? कि उस स्वतंत्रता की भावना का विकास करना, व्यक्तिगत भिन्नताओं का विकास करना, या फिर सरकारी पराधीनता का विकास करना, या फिर समान नागरिक संहिता का विकास करना। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी कि उत्तरदायी स्वतंत्रता की भावना का विकास करना। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है कि प्रौढ़ शिक्षा का निम्नलिखित पद से संबंध नहीं है। किससे संबंध नहीं है? तो निरक्षरता का उन्मूलन से, उपचार परक शिक्षा का आयोजन से, या फिर व्यावसायिक शिक्षा का आयोजन से, या फिर राजनीतिक शिक्षा का आयोजन से। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि राजनीतिक शिक्षा के आयोजन से इसका संबंध नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है कि प्रौढ़ शिक्षा है किसके लिए? प्रौढ़ व्यक्तियों के लिए, निरक्षर प्रौढ़ व्यक्तियों के लिए, सामान्य प्रौढ़ व्यक्तियों के लिए, या फिर विद्यालय जाने वाले प्रौढ़ व्यक्तियों के लिए। तो यहाँ पे जो है आंसर कि प्रौढ़ शिक्षा किसके लिए? निरक्षर प्रौढ़ व्यक्तियों के लिए, यानी कि जो शिक्षा का व्यवस्था किया जाता है वो किसके लिए किया जाता है? निरक्षरों के लिए ही। अब जो मतलब विद्यालय जा रहे हैं या सामान्य हैं उनके लिए क्यों किया जाएगा? तो इसलिए जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए बी सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 10 दिया है कि छात्रों को सिखाने के लिए खोज पद्धति का आविष्कार किया गया है प्राथमिक स्तर पर, हाई स्कूल स्तर पर, विश्वविद्यालय स्तर पर या फिर सभी स्तरों पर। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सभी स्तरों पर खोज पद्धति का आविष्कार किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11, उचित शिक्षा सर्वाधिक सहायक है, किसके लिए सहायक है? व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाने में, व्यक्ति को अर्थोपार्जन में, या फिर व्यक्ति को विद्वान बनाने में, या फिर व्यक्ति की प्रतिष्ठा बढ़ाने में। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी कि व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाने में। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है कि शिक्षक का सार्थक एवं प्राथमिक उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है? छात्रों को गृह कार्य देना और उसकी नियमित जांच करना, या फिर छात्रों को के अनुभवों को अधिकाधिक संवर्धित करना, या फिर छात्रों का मूल्यांकन करना। ऑप्शन नंबर डी, छात्रों के लिए पाठ्य सहगामी क्रियाओं का नियोजन करना। तो इनमें जो सही आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि छात्रों के अनुभवों का अधिकाधिक संवर्धित करना ही क्या है, शिक्षा का सार्थक एवं प्राथमिक उद्देश्य होता है। क्वेश्चन नंबर 13 दिया है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कार्य है जो शिक्षकों के लिए अनुपयुक्त माना जाता है, यानी कि वह सही नहीं है? छात्रों के माता पिता के व्यवसायों से अनुचित लाभ प्राप्त करना, या फिर छात्रों की उचित देखभाल करना, पाठ्य पुस्तक की देखभाल करना, या फिर छात्रों के लिए दैनिक पाठ योजना तैयार करना। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि छात्रों के माता पिता के व्यवसाय से अनुचित लाभ प्राप्त करना क्या होता है, एज ए टीचर आपके लिए उचित नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 14 दिया है कि शिक्षक का विद्यालय में सर्वोच्च कार्य है, कौन सा सर्वोच्च कार्य है? छात्रों का मार्गदर्शन करना, छात्रों का मार्गदर्शन संबंधी प्रबंध करना, या फिर छात्रों को उचित देखभाल करना, या फिर छात्रों का उपचार करना। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि छात्रों का मार्गदर्शन करना क्या होता है, शिक्षक का विद्यालय में सर्वोच्च कार्य होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि क्वेश्चन नंबर 15, कक्षा के मूलभूत सिद्धांतों के प्रतिपादन का उत्तरदायित्व है, किसका उत्तरदायित्व यहाँ पर है? तो बताइए। तो चार ऑप्शन दिए हैं, प्रधानाध्यापक का यानी प्रिंसिपल का, शिक्षकों पर यानी कि टीचर्स पर, शिक्षकों एवं छात्रों, टीचर्स एवं स्टूडेंट दोनों पर, केवल छात्रों पर यानी केवल स्टूडेंट पर। तो सही आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शिक्षकों एवं छात्रों पर यानी स्टूडेंट और जो टीचर होते हैं उन दोनों पर यह उत्तरदायित्व होता है कि कक्षा के जो मूलभूत सिद्धांत हैं उसका वो क्या करें, प्रतिपादन कर सकें। क्वेश्चन नंबर 16 दिया है, आप निम्नलिखित कथनों में से किस प्रकार की कक्षा को प्रजातांत्रिक मूल्यों से ओतप्रोत पाते हैं? तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हैं, इन चारों में जो सही आंसर होगा वो आपको बताना है। पहला दिया है कि छात्रों को कक्षा के सभी सदस्यों के साथ अंतःक्रिया का समान अवसर प्राप्त हो, या फिर छात्रों को नियमानुसार नियंत्रण में रखा गया हो, या फिर छात्रों को पाठ्यक्रम संबंधी अनुभवों को ग्रहण करने की स्वतंत्रता हो, या फिर ऑप्शन नंबर डी, केवल एक छात्र समूह को ही निर्णयात्मक स्वतंत्रता प्रदान की गई हो। तो 16 का जो सही आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि छात्रों को पाठ्यक्रम संबंधी अनुभवों को ग्रहण करने की स्वतंत्रता हो। क्वेश्चन नंबर 17 दिया है कि शिक्षा के सप्त सूत्रों में केंद्रीभूत गुण माना जाता है, कौन सा गुण माना जाता है? मानवीयता, चारित्रिक योग्यता, आत्मानुभूति, या फिर आर्थिक प्रबुद्धता। तो सही आंसर होगा आपका 17 का ए, यानी कि मानवीयता जो है वह शिक्षा के सप्त सूत्रों में केंद्रीभूत गुण माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 दिया है कि वर्तमान भारत में एक उत्तम शिक्षक का प्रमुख कर्तव्य है कि वह बालकों में आज्ञा पालन की प्रवृत्ति का विकास करे, शैक्षिक क्षमताओं का वृद्धि करे, आलोचनात्मक प्रवृत्ति का विकास करे, या फिर कोई भी व्यवहार आरोपित न करे। तो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर बी जो है वह सही होगा, यानी कि शैक्षिक क्षमताओं की वृद्धि कर सके वह। क्वेश्चन नंबर 19 यह है कि निम्नलिखित लक्ष्य वर्तमान शिक्षा से संबंधित नहीं है। बालकों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक बनाना, बालकों को संवेदी प्रशिक्षण प्रदान करना, बालकों को स्वास्थ्य स्वास्थ्य यानी हेल्थ संबंधी ज्ञान प्रदान करना, या बालकों में मनोरंजनात्मक उत्सुकता बढ़ाना। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बालकों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना ही क्या है, यहाँ पे वर्तमान शिक्षा से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 दिया है कि उत्तम शिक्षा संस्थाओं की स्थापना की जानी चाहिए घनी आबादी वाले क्षेत्रों में, नगर के बाहर, प्राकृतिक वातावरण में, या निकटस्थ गांवों में। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि घनी आबादी वाले क्षेत्रों में उच्च शिक्षण संस्थानों की स्थापना की जानी चाहिए, यानी उत्तम यानी जो बेस्ट एजुकेशन क्वालिटी जो प्रोवाइड करते हैं उनको यहाँ पे स्थापना करना चाहिए, कहाँ पे? घनी आबादी वाले क्षेत्रों में।
क्वेश्चन नंबर 21 दिया है कि आधुनिक शिक्षा का वास्तविक लक्ष्य हो सकता है बालक में उत्तम आदतों का निर्माण करना, उपाधियों का संकलन, जीवन यापन का प्रशिक्षण या फिर पूर्वगामी महापुरुषों का अनुगमन। तो यहाँ पे सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बालक में उत्तम आदतों का निर्माण। क्वेश्चन नंबर 22 दिया है कि आधुनिक शिक्षा दर्शन में विद्यालयों का आदर्श रूप है कि वे युवकों की आकांक्षाओं की संतुष्टि में सहायक हो, भावी समाज की रूपरेखा तैयार कर सकें या फिर विशेषज्ञों के अनुरूप शिक्षण प्रणाली अपनाएं या फिर ऑप्शन नंबर डी सामाजिक संगठनों के प्रतिरूप में कार्य करें। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि युवकों की आकांक्षाओं की संतुष्टि में सहायक हो सके हुए। क्वेश्चन नंबर 23 दिया है कि किसी विद्यालय में प्रजातांत्रिक मूल्यों के संरक्षण की कसौटी होगी, क्या होगी? ऑप्शन नंबर ए छात्रों की अभियोग्यताओं एवं रुचियों का विकास, ऑप्शन नंबर बी छात्रों की ज्ञान संबंधित आवश्यकताओं की संतुष्टि, ऑप्शन नंबर सी छात्रों की सामाजिक विकास की पूर्ति, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी की पूर्ति एवं संतुष्टि। तो सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही होगा डी, यानी उपरोक्त सभी, यानी कि छात्रों का अभियोग्यताओं एवं रुचियों का विकास करना और छात्रों की ज्ञान संबंधित आवश्यकताओं की संतुष्टि और छात्रों के सामाजिक विकास की पूर्ति, ये सभी क्या है किसी भी विद्यालय में प्रजातांत्रिक मूल्यों के संरक्षण की कसौटी होती हैं। क्वेश्चन नंबर 24 दिया है कि प्रजातांत्रिक शिक्षा संबंधी जो पद्धति है, पद्धति है, उसकी बुनियादी विशेषता क्या है, फीचर्स क्या है? ऑप्शन नंबर ए छात्रों को मत के आधार पर निर्णय देने की स्वतंत्रता प्रदान करना या फिर छात्रों को व्यक्तिगत कल्याण की भावना से स्वतंत्र निर्माण की क्षमता का विकास करना या फिर समूह नेता के कहने के अनुरूप कार्य करना या ऑप्शन नंबर डी समूह के सभी क्रियाकलापों का समन्वयीकरण करना, ये होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वह सही होगा, यानी कि छात्रों को के आधार पर निर्णय लेने की स्वतंत्रता प्रदान करना, ये क्या है प्रजातांत्रिक शिक्षा पद्धति की बुनियादी विशेषता है। तो आज का हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड प्रैक्टिस सेट 3 का जो क्वेश्चन है वह यहीं पे खत्म करते हैं और अगले क्वेश्चन पे फिर मिलेंगे, यानी अगले प्रैक्टिस सेट यानी प्रैक्टिस सेट यहाँ पे कौन सा हम लोग हल करेंगे 4, जो कि हम लोग कल हल करेंगे और रोज सुबह कितने बजे हल करते हैं हम लोग 9 एएम पे, कितने एएम पे 9 एएम पे, ठीक है। तो सभी के सभी लोग 9 एएम पे आइएगा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो जरूर सेशन को लाइक करिएगा और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।